भारत की प्रमुख झीलें। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी, और जो लोग एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चर्चा मतलब किसी स्कोरिंग खजाने से कम नहीं है। एकदम सही, क्योंकि इन एग्जाम्स में इस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर झील के पीछे एक ऐसा विज्ञान छुपा है जिसे अगर आप समझ लें तो परीक्षा का कोई भी घुमावदार सवाल आपको फंसा नहीं सकता। तो चलिए आज अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इसकी परतें खोलते हैं। हाँ, और देखिए इस खजाने की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये सिर्फ नक्शे पर नीले रंग के निशानों के बारे में नहीं है। मतलब ये झीलें असल में भारत की पारिस्थितिकी या कह लें इकोसिस्टम और इतिहास का एक एक जीता जागता डेटाबेस है। एकदम उत्तरी हिस्से से करते हैं, जम्मू कश्मीर की घाटियों से। सबसे पहले बात करते हैं वुलर झील की, जो बांदीपोरा में है। हाँ, बांदीपोरा में। स्रोतों के अनुसार ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक मानी जाती है। जी, और ये नदी के प्रमुख स्रोत के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर इसी राज्य में मतलब श्रीनगर में डल झील भी है, जिसे झीलों की नगरी में स्थित एक प्रसिद्ध झील कहा जाता है। ये पूरे भारत में हाउस बोट्स और शिकारा के लिए मशहूर है। हाँ, ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। अब मैं ये सोच रहा था कि दोनों एक ही राज्य में हैं, दोनों मीठे पानी की हैं, लेकिन एक की पहचान उसके विशाल आकार से है और दूसरी की पर्यटन से। ऐसा क्यों है? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार बात पूछी आपने। इसका जवाब इनके भूगोल और इनके काम करने के तरीके में छिपा है। बुलर झील को आप एक विशाल प्राकृतिक स्पंज की तरह समझ सकते हैं। स्पंज? हाँ, जब नदी में पानी बढ़ता है तो बुलर उसे सोख लेती है और बाढ़ से बचाती है। और आपको पता है, बुलर एक रामसर स्थल भी है। एक मिनट, ये रामसर स्थल, इसका क्या मतलब होता है? रामसर स्थल का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि या वेटलैंड, जो पूरे इलाके के जल स्तर को संतुलित करती है। इसीलिए परीक्षा में वुलर पर सवाल उसके आकार और महत्व को लेकर आता है। और डल झील के मामले में? डल झील का भूगोल काफी अलग है। ये वुलर की तरह उफान पर रहने वाली नदी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पहाड़ों से घिरी एक शांत झील है। अच्छा। और इसी स्थिरता में मतलब इसी शांति ने स्थानीय लोगों को वहां हाउस बोट चलाने और पर्यटन खड़े करने का मौका दिया। क्या बात है, मतलब एक ने प्रकृति को संभाला है और दूसरी ने पर्यटन को। बिल्कुल। अब अगर हम सीधे उत्तर पूर्व की ओर चलें तो मणिपुर में हमें लोकटक झील मिलती है। जी, जो उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हाँ, लेकिन स्रोतों में इसके बारे में एक बहुत ही अद्भुत शब्द आया है, फुमदी। बताया गया है कि ये तैरते हुए द्वीप हैं। अब मुझे ये समझाइए कि एक झील के ऊपर द्वीप कैसे तैर सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? बहुत। क्या ये किसी वाटर पार्क के तैरते हुए मंच जैसा है? देखिए, दिखने में ये भले ही वैसा लगे, लेकिन इसका विज्ञान थोड़ा अलग है। फुमदी असल में मिट्टी और जैविक पदार्थों का मतलब एक बहुत मोटा जमावड़ा है। एक सेकंड, अगर ये मिट्टी और पेड़ पौधों का जमावड़ा है तो ये पानी में डूबता क्यों नहीं है? क्योंकि ये सड़ने की प्रक्रिया में होता है। इन पौधों की जड़ों के बीच हवा और गैसें फंसी होती हैं जो इसे तैरने की क्षमता देती हैं। अरे वाह! और ये इतना मजबूत होता है कि लोग इसके ऊपर घर बनाकर रहते हैं। और हाँ, लोकटक झील भी एक रामसर स्थल है। तो परीक्षा में जब सवाल आता है तो वे सिर्फ राज्य नहीं पूछते बल्कि फुमदी के बारे में भी पूछते हैं। ये तो सच में दिमाग खोल देने वाला तथ्य है। अच्छा, अब मीठे पानी की इन कहानियों के बाद मैं स्रोतों में दी गई एक ऐसी पहेली पर आना चाहता हूँ जिसने मुझे सच में चकरा दिया। कौन सी पहेली? जब हम खारे पानी की झीलों की बात करते हैं ना, तो यहाँ मुझे बहुत बड़ा विरोधाभास दिखा। अच्छा, चलिए उस विरोधाभास को सुलझाते हैं। देखिए, अगर हम उड़ीसा की चिल्का झील की बात करें तो स्रोत साफ साफ कहते हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जी बिल्कुल। इसका क्षेत्रफल लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर है। हाँ, और ये प्रवासी पक्षियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है और एक रामसर स्थल भी है। सही है। लेकिन फिर हम राजस्थान की ओर जाते हैं तो सांभर झील के बारे में भी बिल्कुल यही लिखा है। स्रोतों में सांभर को भी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताया गया है। हाँ, ये लवण उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पर इसका क्षेत्रफल तो केवल 230 वर्ग किलोमीटर है। अब एक विद्यार्थी तो परीक्षा में अपना सिर ही पकड़ लेगा। एक झील 1100 वर्ग किलोमीटर की है और दूसरी सिर्फ 230 की, फिर दोनों सबसे बड़ी कैसे हो सकती हैं? क्या स्रोतों में कोई टाइपिंग मिस्टेक है? नहीं, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है
और परीक्षा बनाने वाले बोर्ड इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं। मतलब वो जानबूझकर ऐसा करते हैं? बिल्कुल। वे ये देखना चाहते हैं कि आप शब्दों के पीछे के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं या नहीं। अगर हम इन डेटा का विश्लेषण करें तो बात एकदम साफ हो जाती है। चिल्का झील भौगोलिक रूप से एक विशाल लैगून है। एक मिनट बीच में रोकूंगा, ये लैगून क्या होता है? ये क्या समंदर का ही हिस्सा है? एकदम सही पकड़े आप। आसान भाषा में बताऊं तो जब समंदर की लहरें किनारे पर रेत लाती हैं तो एक समय बाद वो रेत एक दीवार बन जाती है और वो समंदर के कुछ पानी को अलग करके एक उथली झील में कैद कर देती है। ओहो, तो ये लगून है। हाँ, चूंकि चिल्का सीधे बंगाल की खाड़ी से जुड़ी है इसलिए इसका क्षेत्रफल बहुत विशाल है। अगर सिर्फ आकार की बात करें तो चिल्का निस्संदेह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन क्या? लेकिन परीक्षा के प्रश्न में एक शब्द जुड़ा जाता है, तटीय यानी कोस्टल। चिल्का सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है। अच्छा, तो फिर 230 वर्ग किलोमीटर वाली सांभर झील को सबसे बड़ी क्यों कहा जा रहा है? राजस्थान तो समंदर के किनारे है ही नहीं, वहां खारा पानी कहां से आया? यही तो भूगोल का चमत्कार है। सांभर झील तटीय नहीं है, ये अंतर्देशीय यानी मुख्य भूमि के अंदर स्थित है। इसका खारापन समुद्र से नहीं आता। असल में आसपास की नदियां पानी लाती हैं, लेकिन पानी बाहर नहीं निकल पाता। रेगिस्तान की भीषण गर्मी में पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे छूट जाता है नमक। सांभर का महत्व उसके क्षेत्रफल में नहीं बल्कि उसके लवण उत्पादन में है। ये भी एक रामसर स्थल है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील कौन सी है तो जवाब सांभर होगा। बिल्कुल। और अगर वो तटीय पूछता है तो जवाब चिल्का होगा। मतलब ये वो बारीक धागा है जहां ज्यादातर छात्र गलती करते होंगे। एकदम सटीक। और देखिए, खारे पानी की बात हो ही रही है तो हमें गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित वस्तुपुरा झील को भी याद रखना चाहिए। हाँ, स्रोतों में इसका भी जिक्र है। ये भी खारे पानी की झील है और चिल्का व सांभर की तरह ही एक रामसर स्थल है। ये प्रवासी पक्षियों के आवास के लिए प्रसिद्ध है। मतलब खारा पानी हमेशा बंजर नहीं होता, ये पक्षियों के लिए एक बहुत सुरक्षित जगह होती है। ये काफी दिलचस्प है कि खारे पानी में भी जीवन पनपता है। चलिए अब तटीय इलाकों से निकलकर सीधे उच्च हिमालय की रहस्यमयी और पवित्र झीलों की ओर चलते हैं। ये भूगोल का सबसे रोमांचक हिस्सा है असल में। जी हाँ, सबसे पहले है पैंगोंग सो झील जो लद्दाख में स्थित है। ये भारत चीन सीमा पर है और इसकी ऊंचाई लगभग 4350 मीटर है। ये अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन स्रोत कहते हैं कि ये खारे पानी की झील है। हाँ, ये खारे पानी की है। इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच खारा पानी कहां से आ गया? इसके पीछे करोड़ों साल पुराना भूविज्ञान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जहां हिमालय है ना, वहां कभी टेथिस सागर नाम का एक विशाल महासागर हुआ करता था। सच में? महासागर। हाँ, जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराईं और हिमालय ऊपर उठा तो उस समंदर का कुछ खारा पानी पहाड़ों के बीच कैद हो गया। पैंगोंग सो उसी प्राचीन समंदर का एक हिस्सा है। अरे बाप रे, ये तो किसी टाइम मशीन में बैठने जैसा है। मतलब प्राचीन समंदर आज भी पहाड़ों के बीच मौजूद है। बिल्कुल। और फिर आती है मानसरोवर झील जी, जो तिब्बत में भारत के निकट स्थित है। हाँ, इसकी ऊंचाई लगभग 4590 मीटर है। जी, और ये कैलाश पर्वत के पास है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। और फिर अंत में वो झील जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी, उत्तराखंड की रूपकुंड झील, जहाँ कंकाल मिले थे। हाँ, 5029 मीटर की ऊंचाई और वहां इंसानों के कंकाल। इसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो इन तीनों को एक साथ देखकर मुझे एक अजीब सा पैटर्न दिख रहा है। कैसा पैटर्न? मतलब 4350 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक इतनी ऊंचाई पर स्थित ये तीन झीलें मानव मन की तीन बिल्कुल अलग भावनाओं का केंद्र कैसे बन गई? एक में सौंदर्य है, दूसरी में धर्म है और तीसरी में भय है। अगर हम इसे ध्यान से देखें ना तो इन झीलों की कहानी असल में इंसान की पहुंच के सीमित हो जाने की कहानी है। कैसे? देखिए, इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, मौसम बहुत कठोर होता है। पैंगोंग सो की दुर्गमता के कारण वो एक सैन्य सीमा बन गई जहां प्रकृति अछूती है। मानस सरोवर की बात करें तो उसके कठोर वातावरण ने ही उसे पवित्र स्थान का दर्जा दिया। जो चीज इंसान के पहुंच से दूर होती है, आस्था उसे उतना ही ऊंचा स्थान देती है। और रूपकुंड के उन कंकालों का क्या राज है?
रूपकुंड की ऊंचाई वो जगह है जहां अगर इंसान प्रकृति को चुनौती दे तो परिणाम घातक होते हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में तीर्थयात्रियों या व्यापारियों का एक समूह बर्फीले तूफान का शिकार हो गया था और अत्यधिक ठंड ने उन कंकालों को सदियों तक सुरक्षित रखा। मतलब ये झीलें प्रकृति की ताकत का एहसास कराती हैं। चलिए हिमालय के इन रहस्यों से वापस लौटकर अब उन झीलों पर बात करते हैं जो मानव निर्मित है या फिर शहरों के बिल्कुल बीचों बीच स्थित हैं। हाँ, मानव निर्मित झीलों का उद्देश्य प्राकृतिक झीलों से काफी अलग होता है। इंसान झीलें बनाता है ऊर्जा के लिए या पर्यटन के लिए। बिल्कुल। जैसे ऊर्जा की बात करें तो स्रोतों में हिमाचल प्रदेश की गोविंद सागर झील का नाम है। जी, ये सतलुज नदी पर स्थित है। हाँ, और ये भाखड़ा बांध से बनी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 168 वर्ग किलोमीटर है और ये जल विद्युत उत्पादन में बहुत उपयोगी है। मतलब नदी को रोककर बिजली बनाने का शानदार उदाहरण। सही कहा। और फिर हम दक्षिण की ओर चलें तो केरल में वेम्बनाड झील मिलती है। इसके बारे में स्रोतों में लिखा है कि ये भारत की सबसे लंबी झील है और अरब सागर से जुड़ी है। और पता है इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 96.5 किलोमीटर। 96 किलोमीटर? ये तो मतलब किसी लंबी मैराथन की दूरी है। कोई झील इतनी लंबी और पतली कैसे हो सकती है? असल में ये झील समुद्र तट के समानांतर चलती है और ये केरल के बैकवाटर पर्यटन के लिए बहुत मशहूर है। समुद्र का पानी अंदर आता है और एक अनोखा इकोसिस्टम बनाता है। क्या बात है। और यही मुझे स्रोतों में शहरी झीलों का एक और दिलचस्प पैटर्न नजर आया। क्या आपने ध्यान दिया कि जब हम शहरों की झीलों की बात करते हैं तो कई झीलों के ठीक बीच में कुछ खास मौजूद है? हाँ, ये शहरी नियोजन का एक बहुत ही क्लासिक तरीका है। देखिए, जैसे तेलंगाना के हैदराबाद में हुसैन सागर झील है। ये शहर के एकदम बीचों बीच है। हाँ। और इसके बीच में एक विशाल बुद्ध प्रतिमा स्थित है। हाँ, ये मीठे पानी की झील है और प्रमुख पर्यटन स्थल है। और फिर उत्तराखंड में नैनीताल झील है जो आंख के आकार की है और उसी के निकट भीमताल है जिसके बीच में एक द्वीप मौजूद है जो अपने शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और राजस्थान में उदयपुर की झीलें जैसे पिछोला, फतेह सागर और स्वरूप सागर, इन्हें तो मेवाड़ की शान माना जाता है। ये सब क्या दर्शाते हैं? ये पैटर्न बताता है कि इतिहास में झीलों को सिर्फ पानी के टैंक की तरह नहीं देखा गया। जब राजाओं ने इनका निर्माण किया तो उनका मकसद सिर्फ पानी जमा करना नहीं था। उन्होंने पूरे शहर का तापमान ठंडा रखा और अपनी भव्यता भी दिखाई। मतलब ये इतिहास, पर्यटन और खूबसूरत दृश्यों का एक बेजोड़ संगम है। बिल्कुल। आज ये सभी झीलें आधुनिक भारत के पर्यटन की जीवन रेखाएं हैं। ये चर्चा सच में किसी खजाने को खोजने जैसी रही। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने इस चर्चा में खंगाला है उसे जल्दी से समेट लेते हैं। हमने उत्तर में वुलर और डल झील की बात की जो मीठे पानी की हैं। फिर हम मणिपुर गए जहां लोकटक झील के तैरते फुमदी द्वीपों को समझा। हाँ, उसके बाद हमने परीक्षा के सबसे ट्रिकी सवाल को डीकोड किया। चिल्का एक तटीय खारे पानी की झील है जबकि सांभर एक अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। बिल्कुल। और वसुदुप्रा झील के बारे में भी जाना जो रामसर स्थल है। फिर हम हिमालय की उन ऊंचाइयों पर गए जहां पैंगोंग तो, मानसरोवर और रहस्यमयी रूपकुंड झील मिली। और अंत में हमने उन झीलों को देखा जो इंसानों ने बनाई। गोविंद सागर से पैदा होने वाली बिजली, वेम्बनाड की बैकवाटर पर्यटन, और फिर हुसैन सागर, नैनीताल, भीमताल व उदयपुर की झीलों का ऐतिहासिक सौंदर्य। जो भी विद्यार्थी इन तथ्यों को समझ लेगा ना, उसके लिए परीक्षा का कोई भी प्रश्न मुश्किल नहीं होगा। एकदम सही। और इसी के साथ आज की हमारी ये चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर आती है। लेकिन क्या? जाने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। इस पूरी चर्चा में हमने एक शब्द बार बार सुना, रामसर स्थल। वुलर, चिल्का, लोकटक, सांभर, वसुदुप्रा। हाँ, ये तो है। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं अब केवल ये नहीं पूछ रही कि कौन सी झील कहाँ है, बल्कि वे ये भी परख रही हैं कि हम पारिस्थितिक संरक्षण को लेकर कितने जागरूक हैं? ये बहुत ही गहरा विचार है। इस पर सोचिएगा। जब किसी झील को रामसर स्थल घोषित किया जाता है तो उसका मतलब है कि उसे बचाने की जरूरत है। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में जब कोई विद्यार्थी भूगोल पढ़े तो उसे ये रटना पड़े कि ये भारत की झील हुआ करती थी? प्रकृति ने हमें ये अनमोल खजाने दिए हैं और हमें इन्हें बचाना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ज्योग्राफी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोचते रहिए और सीखते रहिए।